नमस्कार, मैं हूं सचिन। तो आज सबकी नजरें वाराणसी काशी पर टिकी हुई हैं क्योंकि वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो है और उसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। रोड शो के जरिए बीजेपी और एनडीए अपनी ताकत भी दिखाएगी। पीएम मोदी के रोड शो से हर जुड़ी खबर, हर अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं, देते रहेंगे। सबसे पहले आपको 30 सेकंड्स में खबर बता देते हैं। आज दोपहर 2:45 पर पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 3 बजे से पीएम मोदी 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी के नामांकन में 6 राज्यों के सीएम शामिल होने जा रहे हैं। 26 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे नामांकन करेंगे पीएम मोदी। आपको यह भी बता दें कि वाराणसी में प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर काफी समय से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वाराणसी से अब प्रियंका वाड्रा वर्सेस पीएम मोदी नहीं होने वाला है। वाराणसी से कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा। ये वही अजय राय हैं, आपको याद होगा पिछली बार मोदी के मुकाबले उतरे थे। हालांकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने अजय राय को उतारा था। अजय राय को आपको याद होगा, हालांकि 30 नंबर पर रहे थे, 75,000 वोट मिले थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अजय राय ने उस वक्त जो मुद्दा बनाया था, वो मुद्दा बनाया था कि पीएम मोदी बाहर से आए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मौजूद है, लगातार काशी में मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी वो देख रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। राजीव जेटली हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आशुतोष मिश्रा स्टूडियो से हमारे साथ आ चुके हैं, अमीक जमई हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रामदत्त त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ विशाल पांडे हमारे साथ नजर आ रहे हैं और इस वक्त रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित प्रकाश भी मुझे कहा जा रहा है कि वाराणसी के 80 भदानी रोड से जुड़ेंगे। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे भी हैं जो कि लंका गेट से मौजूद हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख कर लेता हूं। लंका गेट से आप मौजूद हैं क्योंकि आपके पीछे ही मामना की वो मूर्ति है जहां से पहले माल्यार्पण करना और उसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। फिलहाल पहले वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, उसके बाद बात करेंगे वहां के समीकरण की। सचिन, बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बीएचयू पर आप देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है और अब से कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के इस लंका गेट पर पहुंचने वाले हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके यहीं से रोड शो की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और बनारस की जनता का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब से ही एसपीजी की टीम यहाँ पर तुरंत पहुंच चुकी, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा कंजेस्टेड इलाका है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे जो कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा होगा। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से लेकर दशाश्वमेध घाट तक, यानी कि 3 विधानसभा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करेंगे बनारस की। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बनारस में ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। बीजेपी आज के इस शक्ति प्रदर्शन से आने वाले 4 चरण के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तो उन्होंने कहा 2014 में नामांकन के वक्त जो भीड़ थी रोड शो में, उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस बार इस रोड शो में होने वाली है। यानी कि पूर्वी यूपी की 42 सीटों में से जिन 3 सीटों पर विपक्ष पिछली बार चुनाव जीता था उस पर भी बीजेपी का फोकस है और पूर्वी यूपी के साथ साथ बिहार की सीटों पर भी समीकरण। पिछली बार बिहार तक इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा गया था क्योंकि पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश इस रास्ते से शुरू होकर के बिहार तक और इसका इम्पैक्ट जाता है। हम अमित प्रकाश का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करूंगा। ठीक है, अमित प्रकाश हमारे साथ नहीं है, मैं सीधा आपसे शुरू करता हूं। राजीव जेटली, क्या यह माना जाए, क्योंकि आज अजय राय का कैंडिडेचर जो है सामने अनाउंस कर देना कांग्रेस के द्वारा, पहले कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी होगी, लेकिन एक आ गया इंटरनल सर्वे कुछ हुआ है, उस कारण से राहुल गांधी ने अजय राय को चुना है। क्या ये कांग्रेस डर गई है और ये क्या माना जाए कि आज का ये रोड शो के बाद आप क्या खुद से ही कंपीट करने की तैयारी कर रहे हैं, अपना मार्जिन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या है ये पूरा डिस्कोर्स? हाँ सचिन, सही कहा आपने, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ये हमसे डर गए हैं, क्योंकि कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के सामने वाराणसी में खड़ी हो सके। तो इसलिए डर और खौफ ये सब शब्द कहीं ना कहीं फिट ही नहीं बैठते इनके ऊपर। प्रियंका गांधी लड़ना चाहती थी, प्रियंका गांधी नहीं लड़ना चाहती थी, अजय राय लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, ये खाना पूर्ति है जो कांग्रेस को करनी है, अपना एक कैंडिडेट डिक्लेयर करना। अब कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए अगर गांधी परिवार से आप समझते हैं कि अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो उन्हें लगता है कि हमारी साख की बात आ जाएगी और वोट चाहे वो अजय राय को मिलने हो चाहे वो प्रियंका गांधी को मिलने हो, वोट उतने ही मिलने हैं जितने वोट उनको मिलने हैं, ये बात उनको मालूम है। अब वहां बात केवल इतनी आती है कि हाँ
अब आपका कैंडिडेट खड़े हैं अजय राय, पिछली बार 75,000 वोट मिले थे शायद उनको, और इस बार शायद वो 50,000 भी क्रॉस ना कर पाए, 30-35,000 तक रह जाए। एक खाना पूर्ति कोई भी राजनीतिक पार्टी वही है ना, फिर इसका मतलब आशुतोष मिश्र, ये वही हुआ जो कल राहुल गांधी शायद जिसके लिए भूमि तैयार कर रहे थे कि राहुल गांधी ने वीटो लगा दिया है प्रियंका के चुनाव लड़ने पर इंटरनल सर्वे के आधार पर, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी बड़े नेता को अगर पार्लियामेंट पहुंचना हो तो उसमें वो बाधा बने या फिर यूं कहें कि फजीयत होती, हार जाते, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया। ये तो जो है एक मीडिया का उछाला हुआ प्रश्न है। अगर आप देखें जिस दिन जो है जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुई थी प्रियंका गांधी, उसी दिन राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इनका प्रियंका गांधी का जो ध्यान होगा वो 2019 के अलावा 2022 के असेंबली इलेक्शंस पे होगा। तो बाकी तो ऐसे ही किसी ने सवाल पूछा कि भाई आप चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने कह दिया क्यों नहीं, वाराणसी से क्यों नहीं। ये रायबरेली में मेरे ख्याल में उनसे प्रश्न पूछा गया था या अमेठी में, तो उसके बाद से एक कहानी बन गई कि वाराणसी से लड़ेंगे। पार्टी की प्रभारी बनी थी, महासचिव प्रभारी बनी थी पूर्वांचल की, एक दौरा बॉट यात्रा कर रही थी, इतनी हल्की बात थोड़ा ना कर देंगी। किसी ने पूछा मजाक में कह दिया वाराणसी से क्यों नहीं। अगर तंज ना समझे तो मेरी गलती मुझे एक बात बताइए ना सर, दूसरी बात, पार्टी के अध्यक्ष की बहन है, दूसरी तरफ इतना बड़ा उनको प्रभार दिया गया और यहां से कांग्रेस यूं कहें कि एक तरफ वोट यात्रा के जरिए जबरदस्त वापसी की उम्मीद करी थी और इतने हल्के से कोई कह देगा अरे कोई बात नहीं। देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट है कि ये जो है मीडिया का क्रिएशन ज्यादा था और शायद कांग्रेस की प्लानिंग नहीं थी। तो मतलब इंटरनल सर्वे उसके बाद अगर आप देखें प्रधानमंत्री की बात करें, वाराणसी की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिवाय 1977 में मेरे ख्याल में इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद कोई भी प्रधानमंत्री चुनाव हारा नहीं है। अगर मोदी जी हार जाएंगे तो ये फिर जो है वही होगा कि भाई उस समय जो तानाशाही की वजह से इंदिरा जी हारी थी, हार जाए कुछ इस तरह के लिए खड़ा किया। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बीजेपी में था कि अरे प्रियंका खड़ी हो गई तो क्या होगा, अरे सब प्रियंका, योगी आदित्यनाथ, अरे प्रियंका ये नहीं है, प्रियंका वो नहीं है, तो फिर आप क्यों उनको जो है इतना दो चीजें तो नहीं हो सकती ना। अगर आपको हराना था तो फिर खड़ा करते, इतने ही आश्वस्त थे तो यहां प्रियंका गांधी को खड़ा करते। महागठबंधन इंतजार भी करता रहा कि भैया हो सकता है कांग्रेस अनाउंस कर दे प्रियंका की बात बन रही है, फिर लास्ट में जाकर के आपने शालिनी यादव का नाम किया। अगर आपको हराना था तो फिर आपने खड़ा क्यों किया, फिर आपने अनाउंस क्यों किया अजय राय का। अमीक जमाई, देखिए आज ये जो कल का जो फिल्मी इंटरव्यू था उसके बाद आज ये जो मेगा इवेंट होने वाला है, हम सभी लोग आश्वस्त हैं कि बहुत बड़ा इवेंट वो कर ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब पूरा देश आज वाराणसी में इकट्ठा हो रहा होगा तो वहां पर एक सवाल जो हमारे बनारसी वोटर है, वाराणसी के जो लोग हैं, देखिए वो बहुत ज्यादा लगाव है और जिस प्रकार का चार्म है। अच्छा, मैंने आपको एक सेकंड के लिए बीच में रोका क्योंकि विशाल के साथ अनिल जैन है वहां पर, वो थोड़ा सा इस वक्त तैयारियों का जायजा और ये तमाम चीजें जिस स्ट्रेटजी का हम जिक्र कर रहे थे उस पर बात कर रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। प्रियंका गांधी की बनारस से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन प्रियंका गांधी को अब चुनाव नहीं लड़ना है। अजय राय को कांग्रेस ने टिकट दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्या सोचते हैं प्रियंका गांधी क्यों नहीं बनारस आई? ये तो प्रियंका गांधी जाने, उनकी पार्टी का मसला है, वो जाने, लेकिन ये तय है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने सब लो पोटेंशियल कैंडिडेट ही होते, चाहे जो आता। बनारस की जनता ने, देश की जनता ने तय कर लिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बड़ी भारी बहुमत से जिताकर भेजने के लिए। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ बनारस से पूर्वी यूपी और बिहार तक आप लोग रोड शो के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले 4 चरण का सियासी समीकरण फिट कर रहे हैं पीएम मोदी के रोड शो के माध्यम से? देखिए, पीएम साहब का जो यह कार्यक्रम है, इससे अगले 4 चरण के लिए मैसेज है। सारे देश की जनता, कार्यकर्ता और लोगों में इस रोड से एक उत्साह का संचार जरूर होगा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन पूर्वी यूपी में काफी मजबूत माना जाता है। क्या आज इस रोड शो के जरिए आप उस गठबंधन को भी एक कड़ा मुकाबला देने की तैयारी? कहीं कोई मजबूत नहीं है जी, कहीं गठबंधन का हिसाब नहीं है। हम 51% की लड़ाई के साथ, निर्णायक लड़ाई के साथ लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरा सफाया होने वाला है। पीएम मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं अनिल जी? अब उनका समय है, 4 बजे का समय है, आएंगे। तो ये अनिल जैन, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के, साफ तौर पे बता रहे हैं कि 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के लंका गेट पर पहुंचेंगे और यहीं से रोड शो की शुरुआत करेंगे। आपके पास लौटूंगा। अमीक जमाई, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल दोबारा वही स्पष्ट है, मैं थोड़ा सा इसमें एक एड ऑन ये करना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर इतनी गीली टर्फ है कि इतना बड़ा उनको यूं कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, रोड शो करना पड़ रहा है, तो बनिस्बत बेहतर नहीं होता कि महागठबंधन या कांग्रेस मिलकर के एक ऐसा सशक्त कैंडिडेट खड़ा करते या फिर प्रियंका को ही कहीं ना कहीं बनाते ताकि कम से कम दबाव तो पड़ता?
नहीं, देखिए संजय जी, उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जमीन जो है गठबंधन के लोगों ने ऑलरेडी खसका दिया है। पहला दूसरा तीसरा फेज गठबंधन के पक्ष में गया है और इस बीच में कांग्रेस या कोई भी दूसरे दल जो बीच में खड़े हुए हैं उनकी कोई लड़ाई, ये हमारा कोई हिस्सा नहीं उनका यहां पर जो है। तो वाराणसी लोकसभा में अगर आप उसका कंपोजिशन देखिए, हमारी जो गठबंधन की कैंडिडेट हैं शालिनी यादव वहां से लड़ रही हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत काबिल महिला हैं और इस बार वाराणसी एक महिला को चुनने जा रहा है। वजह यह है कि जो हम लोग नदियों को गंगा को हम गंगा जी बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि शालिनी गंगा जी का जो पीएम मोदी को हरा रही हैं, जिन्होंने देश के साथ तो फ्रॉड किया, शालिनी यादव हरा, गंगा मां के साथ भी फ्रॉड किया, गंगा मां के साथ भी फ्रॉड किया था, नहीं हरा सकती थी, शालिनी यादव माफ नहीं करने वाली, वो बहुत आक्रोश में है। नहीं, जाहिर सी बात है, कैंडिडेट चुना जाता है रामदास त्रिपाठी जी तो वेनेबिलिटी के आधार पर चुना जाता है ना। अब ये दावा ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि महिला को चुनने जा रहा है, महिला को चुनने जा रहा है, इंटरनल सर्वे के आधार पर प्रियंका को आप चुनाव नहीं लड़वाते हैं, वेनेबिलिटी के आधार पर राहुल वीटो करते हैं, तो ऐसे में वोटर क्या समझेगा फिर आज की इस पूरे दाव खेल को? देखिए, इतना भोला तो नहीं है ना सर। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार हो रहा था। ये कहना गलत होगा कि ये मीडिया का क्रिएशन है। मीडिया सवाल पूछता तो कह देते कि भाई सवाल नहीं उठता या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से कोशिश ये थी कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी गठबंधन में कि समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर दे। और शुरू में संभवतः अखिलेश यादव जी ने इस तरह का संकेत दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि मोदी जी बहुत अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों को भी मैनेज करते हैं, उनके पास सीबीआई भी है, ईडी भी है, बहुत सारे ताकत है। तो बहरहाल समहाउ अखिलेश यादव ने सपोर्ट नहीं दिया और कांग्रेस की वो श्यामलाल यादव जी की बहू हैं, वो जिस दिन शामिल हुई उसी दिन उनको टिकट दे दिया। तो कांग्रेस में थी ना सर? जी, तो उनको टिकट दे दिया। और तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस में ये था कि अगर प्रियंका लड़ेंगी तो भले वो न जीते, लेकिन उससे यूपी बिहार और खास करके लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, एक मेन अपोजिशन के रूप में स्टैब्लिश करने में कांग्रेस को। लेकिन फिर ये देखा गया कि जब समाजवादी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, गठबंधन सपोर्ट नहीं कर रही है, सर मेरे ख्याल से तो ये था कि वो तो बेटी इस चीज का करते, अगर प्रियंका का नाम आ जाता फिर तो शायद सपोर्ट ही कर देती समाजवादी पार्टी। नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना था। जब उन्होंने अगर रिस्क तो फिर कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा था ना, इसका मतलब अगर प्रियंका उतार करके प्रियंका को हार की एम्बैरसमेंट से अगर बचाना होता तो। रवि त्रिपाठी, ये इंटरनल सर्वे क्या होता है? तो फिर इसीलिए रवि त्रिपाठी, इंटरनल सर्वे क्या होता है? बहुत आसानी से कह दिया जाता है ना, बहुत अच्छे से आप कांग्रेस को इनसाइड तरीके से जानते हैं। एक क्या इंटरनल सर्वे ये होता है कि इंटरनल सर्वे कर लिया गया है और उसके लिहाज से अजय राय जिन्होंने पिछली बार जमानत जब्त करवाई थी वो बेहतर कैंडिडेट होंगे प्रियंका के बनिस्बत कि वो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी विनेबिलिटी ज्यादा है। या फिर इंटरनल सर्वे ये होता है कि भैया प्रियंका को अगर चुनाव लड़ा दिया, आपका तुरुप का जो पूर्वांचल में चला वो फेल हो जाएगा। देखिए, 2 इंटरनल सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया जो हमें जानकारी मिली, और पहले इंटरनल सर्वे में लगा कि स्थिति थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन जब दूसरा इंटरनल सर्वे कराया पार्टी ने, उसके बाद जो फीडबैक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के पास दिया गया, उसमें यह साफ तौर पर पाया गया कि चुनाव अगर लड़ती है प्रियंका गांधी, तब भी जो केजरीवाल का वोट बैंक है, जो पिछली बार आपने अपोजिशन की तरफ से सबसे ज्यादा केजरीवाल वोट बैंक लेकर आए थे 2 लाख के आसपास, 2,09,000 के आसपास, तो वहां तक को टच नहीं कर पा रही है। जो अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे उसमें भी एक बात थी कि समाजवादी पार्टी और बसपा से भी ये बातचीत चल रही थी कि कैंडिडेट एक ही उतारा जाए उनके सामने, बाकी कैंडिडेट नहीं उतारा जाए। तो ये भी बात कहीं ना कहीं नहीं बनी। इसके वजह से अपने आप को विड्रॉ करने का फैसला किया गया, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को आगे भी आपको राजनीति में रखना है। 2022 आपका टारगेट है, 2024 आपका टारगेट है। तो वैसी स्थिति में अगर उनको चुनाव लड़ाते हैं और अगर बुरी तरीके से हारती हैं, हो सकता है जमानत जब्त अगर ऐसा होने की स्थिति होती तो कहीं ना कहीं एक खराब मैसेज आता और प्रियंका गांधी के लीडरशिप पर सवाल उठने और शुरू हो जाते। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन ध्यान में रखे गए। लेकिन ऐसे में जैसा जहां पर राजीव जेटली कह रहे थे कि मार्जिन खुद बढ़ाना, अमित शाह कह रहे थे पिछली बार 3 लाख था तो उससे बढ़ के कहां तक जाएगा। अमित प्रकाश ग्राउंड पर हैं, उनका मैं रुख करूंगा, उन्हीं से शुरुआत करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर रवि त्रिपाठी लेना है, लेकिन मैं एक ट्वीट शेयर करता चलूं। बड़ा अच्छा ट्वीट मुझे लगा, ये रितेश भट्ट है, इन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने कहा कि एक संभावित ब्रेकिंग न्यूज का न्यूज ना बन पाना भी ब्रेकिंग न्यूज हो गया चैनल से। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।